नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3000 से भी ज्यादा ग्रुप डी कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र सौंपते हुए दावा किया कि अब नौकरी सिर्फ योग्यता से मिलती है। पर्ची खर्ची और परिवारवाद का दौर खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे सामाजिक न्याय का अभियान बताया और कहा कि पिछले 11.5 सालों में 1,83,000 से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। लेकिन इसी दौर में देश भर में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन, सीजेपी का प्रदर्शन, नीट परीक्षा को लेकर उठे सवाल और विपक्ष के आरोप भी सुर्खियों में हैं। सवाल यह कि क्या सरकार की पारदर्शी भर्ती का दावा इन विवादों के बीच पूरी तरह टिकता है या युवाओं का भरोसा अभी भी बहाल होना बाकी है। आज बहस इसी बड़े मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। नीट पेपर लीक। हरियाणा में पिछले 12 सालों में हुए पेपर लीक, भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर सियासत चरम पर है। आज पंचकुला में 3,586 ग्रुप डी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में पर्ची खर्ची और परिवारवाद का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि अब सरकारी नौकरी सिर्फ योग्यता और मेहनत के आधार पर मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11.5 सालों में 1,83,000 से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। साथ ही पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात कही। हमने भर्ती के संस्कार को बदला है। अभी आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जींद के अंदर आए थे, वहां भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बिना पर्ची बिना खर्ची ये साधारण कार्य नहीं था, साथियों बहुत बड़ा कार्य ये था। इसको बदलना और हमने इसके संस्कार को बदला है साथियों। और हमने कहा न पर्ची चलेगी न खर्ची चलेगी, अब तो केवल बच्चे की मेहनत चलेगी। वहीं सरकार के इन दावों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि पेपर लीक में हरियाणा देश में अव्वल है। सरकार को भाषणों से ज्यादा परीक्षा प्रणाली की जवाबदेही तय करनी चाहिए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सरकार के दावे जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं या युवाओं का भरोसा अभी भी अधूरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। आईएनएलडी की तरफ से ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर अंकित सहरावत जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल अंकित सहरावत जी आपसे है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से दावा किया गया कि हम पारदर्शी तरीके से भर्तियां कर रहे हैं, एग्जाम जो हो रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस हो, जेजेपी हो, आईएनएलडी हो, वो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है। पिछले करीब 12 साल में 30 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। अब सवाल ये उठता है विपक्ष की तरफ कि भरोसा सरकार कायम करने की बातें करती है, दावा कर रही है। सवाल ये है कि क्या विपक्ष जानबूझकर हर मुद्दे को सियासी तरीके से भुनाना चाहता है? देखिए सुदेश जी, सबसे पहले तो आपको, साथी प्रवक्ताओं को और आपके दर्शकों को राम राम, जय हिंद। आपको आवाज आ रही सुदेश जी? जी जी। देखिए, युवाओं का भरोसा सरकार पर कितना रह चुका है, ये तो पिछले 1.5 महीने 2 महीने जो छात्रों का आंदोलन चला है उसमें लाखों छात्रों ने देश भर से, देश में विभिन्न जगहों पर इतने बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ है। शिक्षा को लेकर के या फिर रोजगार को लेकर के जो आंदोलन हुआ है, वो तो देश ने देख ही लिया है कि सरकार पर कितना भरोसा रह चुका है। 2.5 करोड़ से भी ज्यादा युवा सीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, जो छात्र उसको अपनी पार्टी मानते हैं। ये 2.5 करोड़ युवा, बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि ये तो बाहर के हैं। चलिए, कितने बाहर के होंगे, लेकिन युवाओं का आप संख्या तो देखिए, उनमें आक्रोश कितना है सरकार के खिलाफ। की एक आंदोलन जब उन्होंने जगह मिली तो उन्होंने उसको भर दिया, दिल्ली को भर दिया मैडम। लेकिन अंकित सहरावत जी, सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो करने से सरकारें ना तो बनती है ना गिरती हैं।
वोट से सब कुछ देखिए, तय उस होता है दिन ना ये हमारे सड़क पे दिख लोकतंत्र रहे में थे तो। मैम, वो सड़क पे दिख रहे थे, लाखों बच्चे सड़क पे थे। सोशल मीडिया पर होते मैं मान लेता, लेकिन वो सड़क पर थे। बीजेपी आरोप लगाती कांग्रेस के राज में नौकरियों में धांधली हुआ करती थी, खर्ची पर्ची थी, चलिए उनकी ये बात को बड़ी कर देते हैं। लेकिन आज जो बीजेपी है, वो आपने भी शुरू में डिबेट की शुरुआत में कहा था कि डी ग्रुप में नौकरियां दी हैं, तो ये एक डी ग्रुप का दिखा करके सारी नौकरियों को तो इन्होंने, सारे सेक्टर को तो इन्होंने प्राइवेट कर दिया मैम। ये सरकारी तंत्र को ठेकेदारी तंत्र में बदल दिया इन्होंने। ये सरकारी नौकरियों की बात ही करना व्यर्थ है ना मैम, जब आप सरकारी नौकरियां छोड़ेंगे ही नहीं तो देश के लिए, सरकारी नौकरियों को ही खत्म करना चाहते हैं आप। सरकारी विभाग को ही आपने खत्म, प्राइवेट कर दिया, सरकारी नौकरियां ही खत्म हो जाएंगी, आप पारदर्शिता की बात करते रह जाओगे। ओंकार जी, आपको लगता है कि आज मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अपना भाषण दिया, एक तरह से कोशिश आप कह सकते हैं कि छात्रों के भीतर जो आक्रोश है उसको शांत भी करने की कोशिश थी, एक भरोसा जो टूट गया उसको फिर से मजबूत करने की कोशिश थी, और मुख्यमंत्री या सरकार बीजेपी इसमें कामयाब हो रहे हैं, या बिल्कुल नकार देंगे आप इस बात को? जीतने की कोशिश है ना, युवाओं का दिल जीतने की कोशिश है। यह सिर्फ एक ड्रामा है और यह सरकार चल ही ड्रामे पे रही है। जुमले जमेले ड्रामे और विज्ञापन, जितने मर्जी विज्ञापन दे दो, करोड़ों रुपए के विज्ञापन, ये उसी पे चल रही। आपने बहुत बढ़िया मुद्दा लिया नौकरियों का, आपका और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। आप देखिए, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूं अनपढ़ों की भाषा में। 11.5 साल 12 साल हो गए इस सरकार को। हमें सिर्फ इतना बता दें, इन 12 सालों में हरियाणा में कितने एम्प्लॉय रिटायर हुए, उनका एक डाटा दे दें। 12 साल में रिटायर तो हुए ना हरियाणा सरकार से, बिल्कुल। रिटायर कितने हुए? अब मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हमने 1,83,500 नौकरियां दी, मान लेते हैं दी, लेकिन दूसरा आंकड़ा मैं चाहता हूं, HKRN का आंकड़ा दे दें कि पिछले 12 सालों में HKRN में कितनी भर्ती करी और स्थायी भर्तियां कितनी हुई। आज आलम यह है, एक नगर परिषद अंबाला कैंट की बताता हूं, 128 लोग टोटल काम कर रहे हैं, 25 लोग स्थायी हैं और 103 लोग HKRN के। यही हाल तहसील का है, कहीं चले जाओ। और फिर HKRN में जो भर्ती होती है उसकी प्रक्रिया मैं हर बार पूछता हूं, कोई तो बता दो प्रक्रिया क्या है। अंबाला में 145 ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, 145, बता दें उनकी भर्ती कैसे हुई? सारे के सारे बीजेपी के लगे हुए सारे। और देखिए तहसील के अंदर अब जो HKRN की भर्ती है, पहले 1 साल की एक्सटेंशन देते थे, अब तहसील में पटवारी भर्ती की हुई है। मेरे पास ऑर्डर है गवर्नमेंट का, 14 तारीख का हरियाणा सरकार का ऑर्डर है कि जो HKRN के पटवारी भर्ती है टेम्परेरी, उनकी एक्सटेंशन 2 महीने बढ़ा देगी। और ये लिखा हुआ है कि ये ऑर्डर सभी डीसी को भी भेज दिया, सारे डीसी को चला गया ये ऑर्डर। लेकिन अंबाला में HKRN की भर्तियों की 2 महीने एक्सटेंशन नहीं हुई। क्यों? इन्होंने HKRN की नौकरियां जो दे रहे हैं, पहले 1 साल की एक्सटेंशन देते थे, अब 2-2 महीने 6-6 महीने उसकी एक्सटेंशन देते हैं, ताकि वो बच्चे इनकी तरफ देखते रहे, इनका मुंह देखते रहे। और सबसे बड़ी बात है, जो HKRN के युवा हैं, इनकी तनख्वाह तो है 15,000 16,000, काम करते हैं 1 लाख रुपए महीने का। फिर ये इंपॉर्टेंट की पोजीशन पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, जहां इनके पास पब्लिक का सारा डेटा है। कल को इनको घर बिठा देंगे तो डेटा तो सारा लीक हो गया ना, चाहे तहसील में रजिस्ट्रियों का डेटा हो, चाहे इंतकाल का डेटा हो, सारा डेटा इनके पास है। और इंप्लॉइज कौन से हैं? कच्चे। कल को जिम्मेवारी किसकी? अगर कोई डाटा मिसयूज हो गया, किसकी जिम्मेवारी है? आप लगाइए, लेकिन HKRN के एम्प्लॉइज को पक्का कीजिए, ठीक है। उनकी नौकरी सुभाष दीजिए। सप्रा जी और हमारे इससे भी साथ जुड़ बड़ी गए बात, हैं। इससे एक जी जी समझिए, 1 मिनट, इससे भी बड़ी बात, 5 डे वीक है हरियाणा में, 5 दिन काम होता है नगर परिषद में, तहसील में। HKRN के एम्प्लॉय, चाहे हमारा बेटा है चाहे बेटी है, उसको 6ठे दिन भी बुलाया जाता है, 7वें दिन भी बुला लेते हैं। और रात के 8-9 बजे तक मेरे को खुद फोन करके लड़कियां बुलाती हैं कि अंकल आइए हमारी छुट्टी करवाइए, मैंने खुद करवाई। ये नगर परिषद अंबाला कैंट का हाल है कि क्या प्रोविजन है? कम से कम ये तो बताओ, 9 बजे तक लड़की अगर नगर परिषद में बैठी रहेगी तो कैसे कार्य करेगी? ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा, आप चेक कर सकते हैं।
हाँ ठीक है। सुभाष सप्रा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, थोड़ा लेट आप जुड़े हैं, लेकिन मैं विपक्ष के दोनों प्रवक्ताओं से सवाल पूछ चुकी हूं, वहां से जो आरोप लगे उन पर एक एक कर आप जवाब दीजिएगा मेरे सवालों का। अब ओंकार जी ने कहा कि भरोसा तो कायम नहीं कर पाएंगे मुख्यमंत्री। आज भरोसे की बात हो रही थी पंचकुला में मंच से कि हमने करीब 12 साल में 1,83,000 नौकरियां दी, वो भी पारदर्शी तरीके से दी, जैसा कि पहले की सरकारों में होता नहीं था। लेकिन यहां यह कहा जा रहा विपक्ष की तरफ से कि कैसी पारदर्शिता है। सबसे पहले तो आंकड़ा जो पेश किया गया है उसमें बताइए, स्थायी नौकरी कितनी दी आपने, कितने लोग आपकी सरकार आने के बाद रिटायर हुए हैं, कितने लोग अस्थायी रूप से नौकरी कर रहे हैं। HKRN का तो जिक्र आप बार बार हम करते ही हैं, वहां पर तो सीधे सीधे आरोप है कि आप वहां बच्चों का सिर्फ शोषण कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये या भाई भतीजावाद है या फिर शोषण हो रहा है। सभी को नमस्कार। देखिए, माननीय नायब सिंह सैनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट इज ऑन रिकॉर्ड, ये पब्लिक डोमेन में है। हमने पिछले 12 साल में 1,83,000 नौकरियां दी। ये पक्की नौकरी है, ये पक्की। हुड्डा साहब के राज में 10 साल में 80,000 नौकरी दी गई, 1,83,000। अक्टूबर 2024 में चुनाव था, उससे पहले माननीय नायब सिंह सैनी जी ने बिल्कुल प्रॉमिस किया था। शपथ से पहले उन्होंने 24,000। आप प्लीज बी साइलेंट नाउ, इनका माइक बंद कर दो, मुझे आप बोलने दीजिए। 24,000 नियुक्ति पत्र बांटे। आज जो हरियाणा का जो मॉडल है, पारदर्शिता, बिना पर्ची बिना खर्ची, ये पूरे देश में अपनाया जा रहा है। ये ऐसे चुनाव नहीं जीता जाता। माननीय नायब सिंह जो सैनी साहब जो मुख्यमंत्री बने हैं, अब ये भाजपा की जो तीसरी बार सरकार बनी है, ये अपने काम के दम पर बनी है। ये वैसे वादे ही नहीं करते, जो हम काम करते हैं उसके आधार पे ये चुनाव हुआ है। ये अब आप देखिए, अक्टूबर 2024 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने, अभी रिजल्ट आया नहीं है, पहले से नौकरियां बांटनी शुरू कर दी। आप मुझे 50 वोट दो, हम आपको एक नौकरी देंगे। अब अभी आपको मैं अभी सुना देता हूँ, ये सब जानते हैं। मतलब ये हाल था, पर्चियां खर्चियां जैसे हुड्डा साहब के राज में चलती थी। 10 साल में भाई भतीजावाद पर्ची, अगर आपका मुख्यमंत्री रोहतक से है तो सारी नौकरियां रोहतक के आसपास, भाई भतीजावाद, चाची, पर्ची खर्ची, बोरी लाओ और नौकरी लो। और अगर आपका CM सिरसा से है तो नौकरियां सारी आपको सिरसा से आसपास जो भाई भतीजावाद से बिकती थी। ये चाहे झूठ जो मर्जी बोलते रहे। लेकिन सप्रा जी, ये आरोप तो अभी भी लग रहे हैं, ये आरोप तो आज भी लग रहे हैं कि प्रदेश में जितनी भी स्थायी भर्तियां हो रही हैं उसमें बीजेपी भाई भतीजावाद भी करती है, RSS के लोगों को भी भरा जा रहा है और बाहरी राज्यों से भी भर्तियां हो रही हैं, डंके की चोट पर हो रही हैं। अब जब बात पारदर्शिता की आती है तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं, जनता सब जानती है। अगर बाहरी से अगर कोई आता है तो यहाँ से बाहर भी लोग जाते हैं। इट इज ए टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन, ट्रांसपेरेंसी है, ऐसी बात नहीं है। अब पीछे विधानसभा में इन्होंने मार्च में भी मुद्दा उठाया, परंतु दे डोंट वांट टू सिट देयर, सुनने को तैयार नहीं होते, वॉकआउट कर जाते हैं। हर बात का जवाब पॉइंट टू पॉइंट, 1 to 1 माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर दिया विधानसभा में। तो ये तो सिर्फ इनका काम है, भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना। चाहे आप संसद में ले लो, चाहे विधानसभा में ले लो, अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल जनता के द्वारा ये नकारे जा चुके हैं। आज ये नगर निगम, नगर पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाते। अब देखिए, पीछे इनके MLA 37 में से 9 भाग रहे हैं। हो सकता है वो मतलब किस आधार पे भाग रहे हो। अब इनेलो के आप देख लीजिए, पहले एक MLA था, अब 2 हैं। चलिए, आपने जवाब दिया कि आपके जवाब से ओंकार जी संतुष्ट हैं, सहमत हैं। एक बार मैं पूछ लेती हूँ, ओंकार जी, आपने जो आरोप लगाए थे वो जवाब आपने सुन लिए हैं। सप्रा जी की तरफ से हर बार कटघरे में विपक्ष खड़ा होता है, वो कहते हैं भरोसा कायम कर दिया है, हम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से रोजगार देने, सब कुछ ठीक ठाक है। फिर विपक्ष तो मुद्दा बनाता ही हर चीज को। सुदेश जी, मैं इनकी बात बिल्कुल मानूंगा। ये एक व्हाइट पेपर जारी कर दे, पिछले 12 साल में, एक साल में हर साल इतने हल्के में इतनी नौकरियां दी, पहली बात। इतने बंदे रिटायर हुए, दूसरी बात। तीसरी, बाहरी लोग कितने भर्ती हुए पिछले 12 साल में। हम जनता है, हमारे को अधिकार है कि यहाँ पे यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के कितने लोग भर्ती हुए। आप देखिए, 10 प्रोफेसर भर्ती किए इन्होंने, 10 पंजाबी के असिस्टेंट प्रोफेसर, और 10 में से 9 बाहरी, 1 हरियाणा का। हिंदी के 56 भर्ती किए, 42 बाहरी और 14 हरियाणा के। ये चीज नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 3206 टीचर जो चौटाला साहब ने भर्ती किए थे, इनका जो डिसीजन है कल आया,
सप्रा जी प्लीज पढ़ लेना। उसमें हाई कोर्ट ने कहा भर्तियां बिल्कुल ठीक हुई हैं और इस भर्ती में किसी को निकाला नहीं जाएगा। जिस जुर्म में चौटाला साहब को 10 साल की जेल हुई, कल आपके माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा ने निर्णय दे दिया कि वो भर्तियां बिल्कुल सही थी। अब बताइए कि आप हर बार हमारे को कहते थे, हाँ। उसका क्या मतलब है? चलो जवाब दूसरा, देंगे, फिर अंकित को भी SKRN के शामिल बच्चे- करते हैं इस चर्चा में। बच्चे- जी सप्रा जी जवाब SKRN दीजिए। के बच्चे भर्ती एक वर्ष की एक्सटेंशन दो, दो प्लीज एक्सटेंशन ना अब दो। देखिए, अब इनके बड़े बड़े नेता 10 साल जेल में रहे तिहाड़ में, इनको तो शर्म आनी चाहिए। नैतिक आधार पे ऐसे शब्द तो यहाँ पे यूज भी नहीं करने चाहिए। परंतु ये जिद्दी, इन्हें पता है, क्या पता जनता सच मान ले। ऐसा नहीं है, कैसे पर्चियां खर्चियां ये बांटते थे चौटाला साहब। लेकिन और सप्रा इनके साहब बड़े-बड़े आप लोग भी भूल जाते ना, आप लोग भी भूल जाते कि सत्ता में भागीदारी तो आप लोगों की भी थी। कम थे लेकिन थे तो ना साथ में। नहीं, उस राज में अगर वो कसूरवार हैं तो फिर क्या आप लोग कसूरवार नहीं है क्या? उस राज में हम हिस्सेदार नहीं थे, ये इनका अपना राज था। ये अब ये देखिए, 14 फरवरी 2026 को एचपीएससी ने आंकड़ा किया है, क्या उन्होंने ये बताया है। वो कह रहे हैं श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, मॉनसून सेशन आने वाला है, इस बार आ जाए श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर आ जाए। सेशन आ रहा है, बिल्कुल तैयार, हम तैयारी से बैठे हैं, इनकी हर बात का जवाब देंगे वहां पे। परंतु ये दे डोंट वांट टू सिट, मैंने आपको पहले बताया, वॉकआउट कर जाते लेकिन हैं। सप्रा साहब आप ये बात तो मानेंगे ना, बैकलॉग का मामला हो, नौकरियों का मामला हो, तमाम जो बातें हम करते हैं, चर्चाएं करते हैं, उस पर श्वेत पत्र आने में क्यों देरी की जा रही है? हर बार ये मुद्दे उठाए तो जाते हैं। या तो विपक्ष की नीयत ठीक नहीं है, या फिर आप लोगों में इच्छा शक्ति नहीं, कोई डर है। अभी देखिए, कोई दूर नहीं, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मंत्रिमंडल की मीटिंग थी, उसमें इनको तो खुश होना चाहिए। न्यू जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो लॉन्च की गई है युवाओं के लिए। 55,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, 55,000 करोड़ रुपए का, 5 लाख नौकरियां मिलेंगी इसमें नई नीति से। चाहे वो महिला है, चाहे वो अनुसूचित जाति है, अग्निवीर है, उद्यमी है, उन सब पे विशेष फोकस किया जा रहा है। आपको तो धन्यवाद करना चाहिए किस तरह से माननीय नायब सिंह सैनी जी की जो नायाब सरकार है, ये जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, किस तरह से IMT हब बने पड़े हैं, खरखोदा में मारुति प्लांट है। चलिए आएंगे सप्रा जी, अंकित सहरावत को शामिल करेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित सहरावत, जब भी आप लोग सवाल उठाते हैं नौकरियों का, छात्रों के मुद्दों का, तो वहां से जवाब आता है कि आपकी सरकार में क्या होता था, पर्ची खर्ची, और इसी वजह से जब इस चीज को हटाया गया तो तीसरी बार सरकार, सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि लोगों ने हमें इस बात पर वोट दिए हैं कि हम पारदर्शी तरीके से सबका ध्यान रखते हुए, सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रहे हैं। फिर आप लोग सवाल किस मुंह से पूछते हैं? देखिए मैम, सरकार तो अभी इनकी वोटों से आई है, ज्ञानेश कुमार जी की वजह से आई है, इलेक्शन कमीशन की वजह से आई है, वो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से 12 साल से इनकी सरकार चल रही है, मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, उसी तरह हरियाणा की जनता को भी 12 वर्ष तो हो गए हैं। अभी जब हरियाणा की जनता का वनवास खत्म होगा तो राम राज्य दोबारा स्थापित होगा। लेकिन मैं आज आंकड़े तो ओंकार सिंह जी ने, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, ये सारे आंकड़े इन्होंने ला करके रख दिए, हकीकत बता दी, अपने जानने वालों की हकीकत भी बता दी इन्होंने। लेकिन मैं दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहूंगा मैम। आज जो HPSC का चेयरमैन जो इन्होंने बाहर से ला करके बिठा रखा है, वो क्या संकेत देता है? जिस तरह बाला साहब ठाकरे जी ने मराठी अस्मिता की राजनीति करके वो महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित हुए थे, महाराष्ट्र के लोगों को वहां पर दबाया जा रहा था मैम, उनके लोगों का हक खाया जा रहा था। आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस क्या चाहती है? खड़े हुए बात कांग्रेस क्या चाहती है? मैं ये चाहता हूँ मैम कि सप्रा जी जैसे प्रोफेसर हैं, बीजेपी में और भी इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, कम से कम HPSC जैसी जो भर्ती हरियाणा की जिसपे टिकी हुई है, वहां पर तो अच्छे लोगों को बिठा दो, आप अपने लोगों को बिठा दो, RSS के हरियाणा के लोगों को बिठा दो, बाहर से क्यों बिठा रखे हैं? इस मुद्दे पर हम कई बार बात कर चुके हैं वैसे अंकित सहरावत जी, लेकिन मैं एक बार सुभाष सप्रा जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बात यहाँ पर सप्रा साहब भरोसे की हो रही, बात भरोसे की हो रही, जब आप जी बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, चीन का दौरा किया था और बाद में उन्होंने कहा था 6.5 लाख करोड़ विदेशी निवेश आएगा। फिर बाद में नायब सैनी जी ने अभी दौरा किया जापान का, उन्होंने कहा था 5 लाख करोड़ विदेशी निवेश आएगा।
हम बहुत खुश हुए कि चलो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। मेरे को सप्रा जी एक बात बता दें, क्या कहीं $1, सिर्फ $1 विदेशी निवेश हुआ? बस ये बता दें। हाँ, सप्रा जो कह रहे, बता दीजिए, आपके पूर्व के मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे लागू के विदेशी निवेश का, $1 का भी निवेश, वो कहीं आप बता दें। ये इनके नॉलेज में नहीं है। बिल्कुल विदेशी कंपनियों को कई बार आमंत्रित किया गया है और वो यहाँ पे MNCs हैं। अब गुड़गांव जैसे शहर में आप ये देखिए ना, भाई कौन सी 5,000 MNCs के यहाँ पे ऑफिस हैं, 5,000 MNCs के, इनको पता ही नहीं है, इनको शायद पता ही नहीं है। अब ये देखिए कितना बढ़िया हमारे हरियाणा में कितने बढ़िया सड़कों का जाल बिछा है, आपके लिए एयरपोर्ट बना दिया गया। आप ढांचागत परिवर्तन देखिए ना, अब सारे का सारा बिल्कुल। अच्छा सप्रा जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप सारी बातें जो कह रहे हैं, आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अगर छात्रों के हित में इतने ही काम सरकार कर रही है, तो फिर देश का युवा सड़कों पर क्यों उतरा, क्यों आक्रोशित हुआ, क्यों आक्रोशित है, क्यों धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, क्यों एक पूरे देश के अंदर एक सुर में आवाज उठी, आक्रोशित आवाज थी, जो कह रही थी कि हमें शिक्षा में सुधार चाहिए। जो ढर्रे पर चलती शिक्षा व्यवस्था है उसको नकार दिया छात्रों ने। देखिए आज हमारे देश के लिए एक बड़ा दिन है। ये जो शिक्षा का जो सुधार है, ये जो आज बिल पेश हुआ और इसको पास कर दिया गया है। ये जो नकल विरोधी है या ये जो पेपर लीक होते थे, उसके लिए 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माना। जो पहले माफिया राज, तो इसका क्रेडिट किसे देंगे आप? ये ऐतिहासिक दिन जो बता रहे, किसको देंगे क्रेडिट? जो उसके अवशेष बचे थे, वो अवशेष अब खत्म होंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। अगर सरकार इतनी गंभीर होती सर, तो क्यों CJP को प्रोटेस्ट करना पड़ता, क्यों देश भर के छात्र उतरते? सरकार अपने आप कर लेती। कानून में बदलाव ही तो करना था, संशोधन ही तो करना था। किसने रोका था सरकार को? 2024 में भी कानून लेकर आए। हाँ, तो इतना कमजोर क्यों लेकर आए कि फिर से संशोधन करना पड़ा एक आंदोलन के बाद? 55 साल। अब अच्छी बात है, देखिए ना, और अच्छी बात है, आपका भी स्वागत करना चाहिए भाई। इतना कड़ा कानून बनाया गया है, बिल्कुल ही हर किसी को। तो ये जो माफिया राज, मैं तो पूछ रही हूँ कि पिछली बार कमजोर क्यों लेकर आए थे? जो उसके ये जो पिछली बार कानून कमजोर क्यों लेकर आए थे आप? और क्या भरोसा है कि इस कानून के तहत जो पकड़े जाएंगे उनका दोष आप सिद्ध कर पाओगे? क्योंकि सब लोग तो सिस्टम के अंदर के होते हैं। पिछले कानून में भी कौन सा किसी को सजा हुई है? कोड है। अब ये देखिए ना, आपको 3 महीने में आपको रिजल्ट देना है। उनको अब जेलों में ठूस दिए गए। देखो, जब पेपर लीक हुआ 4-5 दिन में उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेल में ठूस गया, वो जेल में सड़ रहे हैं। ऐसा पहले नहीं होता था, पुराने राज में ऐसा नहीं होता था। ठीक है ओंकार जी, कुछ कहिए। ओंकार जी कहिए। देखिए सुदेश जी, हम स्वागत करते हैं, आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, आपने सख्त प्रावधान बनाए, आपका स्वागत है। लेकिन पहले दिन CBI का वकील नहीं आया, डेट लग गई आगे। क्यों? 3 जब अगस्त आपने की डेट लग प्रावधान गई। कर दिया हर रोज सुनवाई होगी, तो पहले ही दिन उस कोर्ट में CBI का वकील नहीं आया, सरकार का वकील नहीं आया। ये इनकी व्यवस्था है। ये सब घूसखोर भर्ती किए हुए इन्होंने। घूस लेके फैसले देंगे, घूस लेके काम करेंगे। अब आप सुनाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या फायदा अगर पहले दिन ही सुनवाई ना हो सके और CBI का वकील पेश ना हो? ये पूछिए। नहीं, बात तो ये भी है कि सबूत ही ना हो और फिर बरी हो जाए 3 महीने के बाद, तब भी तो सवाल खड़े होंगे कि सिस्टम के अपने लोग होते हैं अंदर। पिछले कानून के तहत कितने लोगों को सजा मिली 2024 में जो आप कानून लेकर आए थे? कई सवाल है जिनके जवाब नहीं मिलते, लेकिन जनता जानती सच्चाई क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सरकार कह रही नौकरी अब योग्यता से मिलती, विपक्ष कह रहा है पहले परीक्षा बचाइए फिर पारदर्शिता का दावा कीजिए। अगर व्यवस्था सचमुच बदल गई है तो सड़कों पर युवा क्यों हैं? और अगर आंदोलन सिर्फ राजनीति है तो सरकार को संवाद से डर कैसा? लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रमाण भाषण नहीं बल्कि युवाओं का भरोसा होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।